दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। और खबर ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार इस वक्त बेचैन हो रहे हैं, इससे दिल्ली की नींद खराब होने वाली है या फिर बिहार में खलबली मचने वाली है। हालांकि बिहार में अच्छी खासी खलबली ऑलरेडी वहां पर है इस वक्त। परेशानी की बात ये निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह मिलने के लिए पहुंचे गवर्नर से, तो क्या सरकार गिर जाएगी वहां की? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह के यहाँ पर जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में लल्लन सिंह थे और नीतीश कुमार नदारद थे। नीतीश कुमार दिल्ली आए और दिल्ली में उन्हें वक्त नहीं मिला मिलने का, ना तो नरेंद्र मोदी से मिलने का, ना ही जेपी नड्डा से मिलने का। अब इसके बाद नीतीश कुमार ने ये ठान ली कि क्या भाई अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा या फिर कोई और रणनीति चली जा रही है। यूं तो जो बीजेपी के नेता हैं वो खुल के ये कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही हम बिहार लड़ेंगे, लेकिन क्या भरोसा, क्या वाकई में इस बात पे भरोसा किया जा सकता है जब इतिहास ये कह रहा है कि बीजेपी के साथ जो जो अलायंस रहा वो धीरे धीरे निपट गया। अगर मैं मोटी मोटी बातें आपको याद दिलाऊं तो हरियाणा में जेजेपी के साथ ऐसा हुआ। एक नाथ शिंदे के पास तो आंसू भी नहीं मिल रहे कि किधर से जाके निकालें। ऐसी तस्वीर यहाँ पर साफ साफ बन रही है। ऐसे में इस वक्त नीतीश कुमार के साथ क्या ऐसे ही सेम सिचुएशन रिपीट हो सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। या फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ इस वक्त एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिसका मोदी को शायद अंदाजा नहीं, और रातों रात ये बड़ा नेता भी मोदी को पटकनी दे सकता है। क्योंकि बहुत क्लियर सिचुएशन थी, आपको याद हो तो, जब नीतीश कुमार ने अपना समर्थन केंद्र को दिया था नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने ये बात साफ कही थी। उस वक्त में इन्होंने साफ कहा था दिल्ली में, और ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारा मतलब जो हमारी बातें हैं उन्हें ध्यान रखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना क्लियर कट नीतीश कुमार बोल के गए थे। लेकिन अब बिहार की तरफ से सब माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर कि वो अनफिट नेता है, वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित नेता है। क्या नीतीश कुमार, ठीक है पलटते हैं, लेकिन पलटने की भी उनकी एक प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग में कोई भी फिट बैठ सकता है। क्या आरजेडी फिट बैठ रही है और नीतीश कुमार बीजेपी को यहाँ बड़ी पटकनी देने की क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारे साथ डॉक्टर सूरज यादव मंडल है, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे क्या नीतीश कुमार सर यहाँ पर एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसका तोड़ शायद बीजेपी के पास ना हो, क्योंकि बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, लेकिन एक गठबंधन की, जुगाड़ की एक सरकार जो है हर जगह वो चला रही है। ये जुगाड़ की सरकार कोई मजबूत मैंडेट शो नहीं करती है कभी भी, क्योंकि वो जुगाड़ की होती है। यहाँ पे तो क्लियर कट होता है कि उसका अपना अगर मजबूत मैंडेट होता तो वो खुद अपने दम पर सरकार चलाती। यही अब इसी तर्ज पर उन्होंने महाराष्ट्र में भी किया और केंद्र में भी किया। इस तरह की तस्वीरें रही हैं। लेकिन क्या बिहार में भी बीजेपी को जुगाड़ की सरकार चलानी पड़ेगी या जुगाड़ खत्म करने की कोशिश करे, यानी कि नीतीश को धराशायी कर पाएगी बीजेपी यहाँ पर? कुछ चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमें याद रखना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुण्यतिथि थी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने वक्तव्य दिया था कि बिहार में अटल जी का सपना तब पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह बात यूं ही नहीं कही गई थी। बाद में हालांकि उन्होंने इसको अमेंड करने की कोशिश की, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है और जो उनका इरादा रहा है, उसमें वो जो बैसाखियों पर आते हैं, जो उनके गठबंधन के साथी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी वजूद को ही समाप्त कर दिया जाता है। और इसके लिए जो वर्तमान सरकार केंद्र में है, वो तमाम केंद्रीय एजेंसीज की का कहिए यूज या मिसयूज करते हैं। यानी कि सीबीआई ईडी से भी कुछ उनके हाथ में रहता है, जिसका एक परिणाम हम लोग देख चुके हैं कि जब बीपीएससी में हो रहे घोटाले की या दिक्कतों की के विरुद्ध छात्र बिहार में सड़कों पे थे, तो उन पर जो भीषण लाठीचार्ज हुआ या पानी इस ठंडे भीषण ठंड में पानियों की बौछार हुई, अमानवीय ढंग से उनके साथ सलूक किया गया। और इस पर नाराजगी जब चिराग पासवान ने व्यक्त की, तो तुरंत चिराग पासवान के बहुत ही करीबी लोगों के पास ईडी के लोग पहुंच गए और कहा जा रहा है कि ईडी का रेड हुआ। तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है कि बिहार में वो अपनी सरकार बनाए।
अब प्रश्न उठता है कि ये तो तय है कि नीतीश कुमार को एग्जिट करना पड़ेगा, वो दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे। अब ये तय करना है खुद नीतीश कुमार को, बॉल इज इन हिज कोर्ट, कि वो एक सम्मानीय ढंग से विदा होंगे, अन्यथा उनको जो है सो एक साइड लगाया जाएगा इस तरह से कि जो उनकी जो अपनी पहचान और अपना जो इतने बड़े समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं उसके लिए जो उनकी जो एक और उनके लिए जो लोगों का जो एक बिहार के लोगों की एक चाहत भी है बहुत बड़े वर्ग की, वो समाप्त हो जाएगी एक ही दिन में। ये तय हो गया, जब दिल्ली आए तो उनसे मुलाकात नहीं की गई टाइम देकर 4 बजे शाम का, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उस अपॉइंटमेंट को कहा जा रहा है कि रद्द कर दिया। खुद नीतीश कुमार बाद में नड्डा जी से मिलने नहीं गए, और आज वो अनायास एक प्रोटोकॉल होता है कि जब नए गवर्नर आते हैं तो तुरंत चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाता है, द चीफ मिनिस्टर रिसीव्स द न्यू इन इनकम्बेंट गवर्नर। लेकिन जब दिल्ली में थे नीतीश कुमार, तभी आरिफ मोहम्मद खान साहब जो नए गवर्नर बने हैं बिहार के, वो बिहार पहुंच गए। अब आज जो सवेरे नीतीश कुमार जी उनसे मिलने गए, एक औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन बिहार के जो संदर्भ है उसमें यह बात सिर्फ औपचारिक हो ऐसा नहीं माना जा रहा है। दूसरी बात यह भी देखी जा रही है कि बीजेपी जो है, they have won over a sizable amount of MLAs and MPs belonging to JDU। जेडीयू के पक्ष के अधिकांश विधायक और सांसद जो है वो शायद उतने कमिटेड नीतीश कुमार जी के प्रति नहीं रहे, या उस तरह का लॉयल्टी उनका नहीं क्या हो, आपको अगर कोई लगता है लॉयल्टी कि जेडीयू के जो सांसद और जो विधायक हैं वो नीतीश कुमार से छिटक सकते हैं, दो गुट बट सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है। जिस ढंग से वहां पे एक कुर्सी को लेकर एक सिर्फ वो वही नहीं, आपको दिल जानकर ये दिलचस्प लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो दो मुख्यमंत्री हैं, एक सवर्ण है और एक पिछड़ी जाति से है, उन दोनों के बीच भी जो है 36 का आंकड़ा ही है, कोई बहुत अधिक आपस में तालमेल नहीं है। और जेडीयू में जो भारतीय जनता पार्टी के पास हर तरह का उनके पास एक तरह से दबाव देने की क्षमता है, वो बोथ मनी एंड पावर दोनों यूज करते हैं। तो ये एक चीज तो तय है कि जेडीयू पार्टी में विभाजन हो सकता है, लेकिन जी। क्या नीतीश कुमार के प्रति जो वोट्स हैं, लॉयल वोट्स हैं, एक बड़ी संख्या में अति पिछड़ी समाज जो है जिनका वो एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कई लोगों को दिक्कत होती है राजद को सत्ता में देखने के बाद। कुछ पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़े हैं उनको लगता है कि अगर राजद सत्ता में आती है तो सिर्फ एक जाति का वर्चस्व हो जाएगा, या उनकी जो क्रियाकलाप है वो थोड़ी अधिक इस तरह की होगी जो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा, तो वो लोग भी नीतीश जी को अपना नेता मानते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आती है और अगला चुनाव बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो उसमें क्या होता है वो तो नीतीश जी पर निर्भर करता है। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी ये मन बना चुकी है, और 2025 चुनाव के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या बीजेपी से अलग हो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करने की रणनीति बना चुकी है? बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, आप को मैं बताऊं कि चिराग पासवान को भी उन्होंने एक तरह से ये भी मेरा एक सवाल दिखाया आने वाला है। था, चिराग को कितना जिंदा रखेंगे? हाँ नहीं, वो आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान भी उनके लिए बहुत ही असहज रूप से, जब वो कोई भी नेता जब अपनी बात कहता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो रियल पॉलिटिक है, उनकी जो राजनीति है, उसमें आप उनको चुनौती नहीं दे सकते हैं, उनके विचारों के विपरीत नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर जब केंद्र में चिराग पासवान ने यह कोशिश की कि छात्रों के साथ वो अपनी एक तरह से सहानुभूति व्यक्त करें, तो उनको तुरंत बताया गया कि आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। इसी तरह इसके पहले भी
उन्होंने जब थोड़ा बहुत प्रयास किया था एक अपने स्तर पर कुछ निर्णय लेने का, तो उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट संदेश गया कि आप जो भी हैं, अभी हमारी वजह से एक केस उनके अगेंस्ट फाइल हुआ बीच बीच में और चिराग ने उनके भी उन अपने वजूद के लिए एक अपनी आवाज बीच बीच में रखी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खामोश रहे हैं। कहीं यही तो नहीं बीजेपी को चुभ रही है? कोई भी नेता जो लोगों के ताकत से अपना स्थान बनाता है, वो लोगों को बहुत अधिक दिन तक या अपने ही लोगों के विचारों को, अपने ही लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत नहीं जा सकता। तो जी। जब और भारतीय जनता पार्टी में आप जानती हैं कि जो निर्णय होता है वो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं, वो एक तरह से आरएसएस जो लाइन उनके लिए तय करती है उसी लाइन पर उनको चलना पड़ता है। और अभी जो एक तीसरा पक्ष आ रहा है, जो कॉरपोरेट इंटरवेंशन या जो जी। यूं कहा जाए अडानी का इंटरवेंशन, वो अलग विषय है। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो संबंधों में दरार आ रही है, जिसकी जानकारी शायद आपको भी होगी, वो अगले चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन फिलहाल यह तय है कि कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और उनके जो परिवार, जो संघ परिवार है, आरएसएस है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता है। जी। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे इस वक्त नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा यहाँ पे संकट पैदा हो गया है। आप कह रहे हैं कि उनको खुद अपनी पार्टी के अंदर से बिट्रेयल मिल सकता है, चिराग को बीजेपी से बिट्रेयल मिल सकता है। क्या आपको ये लग रहा है कि ये केंद्र सरकार की भी मुसीबत बढ़ने वाली है, और ऐसा वो क्यों करेगी इन दोनों नेताओं के साथ पंगा लेके? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में तो खुद उनके नंबर कम हो सकते हैं। नायडू, नीतीश, चिराग, यही तो सब अलायंस हैं और बाकी तो छोटे अलायंस हैं। जी, अभी जो नड्डा जी के घर पर मीटिंग थी, वहां पर जो एक तो आप जानती हैं कि नीतीश कुमार नहीं गए, और वहां पर चिराग भी अमित नहीं शाह जो वो अमित शाह ने जो वक्तव्य दिया था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी। प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी थी, उस पर एक समर्थन जुटाने का प्रयास था कि उस विषय पर सिर्फ बीजेपी नहीं रिस्पॉन्ड करे, वो एज ए एनडीए रिस्पॉन्ड करे। और जब वहां पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, तो कहा जाता है, जो शॉर्ट्स या जो लोगों ने वहां सूत्रों के हिसाब से जो सूचनाएं मिल रही है, वो बहुत ही एक तरह से खिन्न नजर आ रहे थे। वो बहुत खुश नहीं थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन था, वो बिल्कुल इस तरह का था जैसे कि वो एक बहुत नाराज चल रहे हो कि जिस ढंग से संसद में चंद्रबाबू इन लोगों का है। जी। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अगर अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, तो इस सरकार के वजूद को निश्चित तौर पर खतरा हो जाएगा, उनके प्रश्न चिन्ह लग आपको जाएंगे। क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोनों से जो स्टार्टिंग में प्रोमिसेस किए गए उसको ये पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि बजट के दौरान भी हमने देखा था कि इन्होंने बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया दोनों को, जिसकी वजह से भाई जो एक बड़े पैकेज की घोषणा, विशेष राज्य का दर्जा, इस तरह की बातें जो है दोनों ने प्रॉमिस में मांगी थी और दोनों ही वो पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि बजट के लिए भी केंद्र सरकार के पास भी बहुत कुछ ऑप्शंस बचे नहीं है। तो ऐसे फेक प्रोमिसेस करके सरकार बनाना कोई छोटी, आई मीन ये बहुत सीरियस बात है, देश की सरकार की बात है। आप किसी भी बड़े नेता के साथ में ऐसे छोटे प्रॉमिस करके तो नहीं चल सकते ना जिसे पूरा ना कर पाए। तो ये कैसी राजनीति है? आखिरी सवाल। ये देखिए, नीतीश कुमार जी को तो जो भी प्रॉमिस किया गया था उससे बिल्कुल पीछे हट गई भारतीय जनता पार्टी, और वो जानते हैं कि नीतीश कुमार को अधिक विकल्प नहीं है, वो आंखें नहीं दिखा सकते हैं। बल्कि कई बार हम लोगों ने मंच पर देखा है कि वो सीधे सीधे जाके पैर पकड़ लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को कुछ राशि दी गई, जिससे वो अपने नए जो उनका प्रोजेक्ट है, नए कैपिटल का, आंध्र प्रदेश में जो अमरावती, जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहां पर उन्होंने वो काम भी शुरू कर दिया। मैं एक और सूचना इसके साथ जोड़ दूं कि अमरावती में जो भी काम हो रही है, वो एक तरह से बिल्कुल पारिवारिक कहिए, जो जो भी राशियां वहां छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक उस काम में चंद्रबाबू नायडू के परिवार के ही लोग लगे हुए हैं। जो भी छोटा टेंडर निकलता है या कोई बड़ी टेंडर आती है, इससे भी वहां मतलब पर पैसों की भी लूट थोड़ी खुली चल दिक्कतें, रही है वहां पे कुल मिला वहां के। भी दिक्कतें आ रही हैं। चूंकि और मैं विजिट भी करने वाला हूँ, 2-3 दिन में जा रहा हूँ, तो वहाँ
सावित्रीबाई फुले के सम्मान में एक सभा है 3 जनवरी को। लेकिन मैं इसका ये देखिए, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चाह नहीं रही है। देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही गंभीर हो चुकी है। अभी जो रुपया जो डॉलर के मुकाबले नीचे गया है, और जिस तरह से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो शेयर मार्केट में जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डॉलर्स को निकालते जा रहे हैं, और अभी जो शेयर मार्केट चल रहा है वो प्योरली इंडियन इन्वेस्टर्स या LIC या इस तरह के जो संस्थाएं हैं जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करती हैं, उनके दम पर ये चल रहा है। यानी देश में एक गंभीर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब इस आर्थिक स्थिति से मुकाबला करने की भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की कितनी मंशा है वो तो अलग बात, लेकिन ये तो तय है कि जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, जैसे बिहार को एक पैकेज देने का, वो इस परिस्थिति में जब आर्थिक रूप से एक दबाव केंद्र सरकार के पास हो, बजट में अधिक प्रावधान नहीं करने की उनके पास कोई चारा नहीं हो कि वो कर सकते हैं, तो वो प्रॉमिसेस को कहाँ रखेंगे? तो जाहिर तौर पर वो प्रॉमिसेस नहीं की जा रही। लेकिन देखिए, बिहार बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अभेद किला बना हुआ है। उसको किसी कीमत पर वो चाहते हैं अपने सत्ता में लाने के लिए, और इसके लिए कई चालें चली गई हैं। जो वहाँ जो नया एक पार्टी बना है प्रशांत किशोर का, जनसुराज पार्टी, वो भी एक बड़े स्तर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत बना है। जो कैंडिडेट्स भी वो लड़ाने वाले हैं वो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के और माइनॉरिटीज के लड़ाने वाले हैं। जाहिर तौर पर किनके वोट्स कटेंगे और चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से बीजेपी मैनिपुलेट करती है, चुनाव आयोग किस तरह से आंखें मूंद के रहता है और मशीन का जो दुरुपयोग होता है, ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है और हम में से कई लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव तक बिहार को अपने शिकंजे में करने में कामयाब होगी। नीतीश कुमार का एग्जिट होगा और नीतीश कुमार को तय करना है कि वो सम्मान पूर्वक विदा होंगे या उनकी विदाई जो है एक तरह से उनको धकिया कर निकाला जाएगा। ये देखने वाली बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपसे पहले भी हमारी एक चर्चा वरिष्ठ पत्रकार आनंद साय जी के साथ जब हुई, तो उन्होंने भी ये बात बहुत क्लियरली कही कि बिहार में बीजेपी जो है वो अपना कंट्रोल कर लेगी और नीतीश कुमार को अलग थलग कर देगी, पार्टी में 2 फूट हो जाएगी। यानी कि इस वक्त बिहार की रणनीति की पटकथा जो है वो पूरी बीजेपी लिख चुकी है, और अगर लिख ली गई है तो अब उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर इस बात को वक्त रहते ये तमाम बड़े नेता समझते हैं और अपनी रणनीति बदलते हैं तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा, और राजनीति के इस पटल पर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने इंपॉर्टेंट व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सूरज। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।